यूक्रेन रशिया जंग को करीब करीब 6 महीने का वक्त होने को आया, लेकिन अब तक जंग के नतीजों के करीब भी नहीं पहुंच सकी है कोई भी अगर बात की जाए मुल्क की फौज। ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है, ना ही यूक्रेन। यही वजह है कि हालात का अब विश्लेषण गाजा और सीरिया की पृष्ठभूमि पर होने लगा है। रशियन वॉर पॉलिसी यूक्रेन पर कब्जा इजी। तो क्या वाकई यूक्रेन के भविष्य में सिर्फ बारूद लिखा है? और अगर लिखा है तो क्यों? इस युद्ध का अंत आखिर कैसे होगा और रूस इस जंग से हासिल क्या कर पाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए एक ऐसा खुलासा जो रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक छिपा रहा है, लेकिन अब एक कैनेडियन फर्म ने विश्लेषण के साथ पूरा प्लान ही एक्सपोज कर दिया। जंग के 172 दिन, फार पलटवार जारी। चौबीस फरवरी को शुरू हुए रूस के बारूदी ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया जंग की आशंका से घिर गई। न्यूक्लियर वॉर से लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल भी महसूस किया गया। लेकिन ना तो अमेरिका और नेटो देश खुलकर जंग के मैदान में आए, ना ही गुप्त मदद देनी बंद की। नतीजतन करीब 6 महीने पूरे होने को है, लेकिन ना तो रूस ने सीज फायर किया, ना ही यूक्रेन ने घुटने टेके। लिहाजा हालातों पर सवाल खड़े और अनुमान पर आधारित जवाब तलाशे जाने लगे, लेकिन सवालों का दायरा और बढ़ गया। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन यूरेशिया के लिए गाजा बन गया? क्या यूक्रेन के हालात सीरिया जैसे हो गए? और क्या यूक्रेन पर कब्जे तक रूस नहीं रुकेगा? मौजूदा हालातों के दायरे में हर सवाल का जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन अहम सवाल यह है कि जब नेटो या यूरोप में शामिल होने में यूक्रेन को अब भी करीब 10 साल का वक्त लग सकता है, तो फिर रूस इतना बारूद क्यों बरसा रहा है? क्यों उन क्षेत्रों को लेकर यूक्रेनी फोर्स विदेशी मदद के रूप में मिले हथियारों से रशियन फोर्स को पछाड़ने की कोशिश कर रही है, जिन्हें रूस स्वतंत्र राज्य का दर्जा देकर सुरक्षा घेरे में ले चुका है? और रशियन फोर्स कीव तक आखिर पहुंचना क्यों चाहती है? यूक्रेन पर रूस के अटैक का शुरुआती मकसद नेटो और यूरोप से यूक्रेन की करीबी को खत्म करना था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह मकसद करीब 6 महीने में बार बार बदला? अगर नहीं तो ये जान लीजिए कि अपने शुरुआती मकसद से भटककर रूस का मकसद अमेरिका को जंग में चुनौती देना हो गया, लेकिन फिर यह भी स्थायी नहीं रहा। दरअसल रूस का अब मकसद है संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा, लेकिन यह इसलिए नहीं कि रूस अपने सोवियत रूप में वापसी चाहता है, बल्कि इसलिए था कि रूस और ज्यादा ताकतवर बन सके, संसाधनों पर अपना अधिकार जमाकर अमेरिका को वर्ल्ड पावर के ऑर्डर से ही आउट कर सके। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन से किए गए आकलन का नतीजा है, जिसे बतौर एक रिपोर्ट के तौर पर अमेरिकन मीडिया हाउस ने प्रकाशित भी किया है। अमेरिकन मीडिया ने कैनेडियन भू राजनीतिक जोखिम फर्म सेक्टेव के हवाले से बताया कि रूस अब यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जा करना चाहता है। इसमें विशाल डोनबास इलाके का कोयला हथियाना चाहता है। इसके अलावा अयस्क वाले इलाकों पर भी रूस ने नजर गड़ा रखी है। वहीं प्राकृतिक गैस और तेल वाले इलाकों में भी रशियन फोर्स की हलचल ज्यादा देखी गई है।
सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया है कि दरअसल रूस यूक्रेन में स्पेशल सैन्य ऑपरेशन नहीं चला रहा, बल्कि क्रेमलिन की कार्रवाई के तहत यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर हमला है, उसके प्राकृतिक संसाधनों की लूट है और इसके प्रमाण के तौर पर यूक्रेन में जारी सैन्य कार्रवाई वाली जगहों को चिन्हित भी किया गया है। इन जगहों की अहमियत समझने से पहले यूक्रेन में रूस के टारगेट पर कौन कौन सा कुदरती खजाना है, इसे समझ लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन खनिज से समृद्ध धरती है। यहाँ टाइटेनियम, आयरन ओर, लिथियम, कोयला, बॉक्साइट, प्राकृतिक गैस और तेल का अकूत भंडार है, जिसमें लौह अयस्क दुनिया के एक बड़े भंडार के रूप में मौजूद है। इसलिए संसाधनों पर कब्जा करके रूस एक उपलब्धि हासिल चाहता है, जिससे उसके कई स्वार्थ सिद्ध हो सके। पहला, सोवियत यूनियन के नक्शे में यूक्रेन की वापसी, और दूसरा, नेटो फोर्स को रूस की सीमा से लगातार दूर रखने में कामयाबी हासिल करना। रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन के प्रचुर कोल भंडार ने ही यूरोप और रूस के अहम इस्पात उद्योग को चलाया है, और यही वजह है कि शुरुआती दौर में रूस की तरफ से पूरा फोकस उन इलाकों पर किया गया जहां पर कोल भंडार है, और इसके बाद रशियन फोर्सेस की तरफ से उन इलाकों को टारगेट पर लिया गया जहां पर आयरन ओर का प्रचुर भंडार मौजूद है, और इसके बाद अब जो रशियन फोर्स है उन्होंने उन इलाकों को अपने टारगेट पर ले रखा है। वो इलाके फोकस में हैं जहां पर तेल भंडार और नेचुरल गैस है। दिलचस्प बात यह है कि मॉस्को के वॉर प्लान में भले ही शुरुआती दौर में खूबियां ना दिखी, लेकिन कैनेडियन फर्म सैकडेव ने विश्लेषण करके प्लान के सभी सिरे अलग अलग कर दिए। इसमें खनिज पर कब्जा करके यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को रणनीतिक रूप से कमजोर करने का भी जिक्र है। इसका सबूत विश्लेषण के मैप के रूप में जारी की गई तस्वीर है। पहली तस्वीर में कोयले का भंडार दिखाया गया है, जिसमें सबसे अहम इलाका डोनबास दिख रहा है, और इस जगह को रूस ने यूक्रेन से आजाद बताया है। वहीं डोनबास रीजन से रशियन सेना आगे ठीक उसी इलाके की तरफ बढ़ती है जहां कोयले का प्रचुर भंडार है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, अयस्क के प्रचुर भंडार वाला क्षेत्र, इलाका वही है डोनबास। अब रशियन फोर्स के कीव की तरफ कूच का रूट समझिए, जो तीसरी तस्वीर आपको दिखाती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस के भंडार से भरा पड़ा है। रशियन फोर्स का पूर्वी यूक्रेन पर फोकस का कारण अब साफ है। चौथी तस्वीर बता रही है कि यहाँ पर तेल का भी समृद्ध भंडार है। यानी यूक्रेन में जारी जंग खनिज और ऊर्जा संपदा को हासिल करने के लिए शुरू हुआ संघर्ष है। वहीं सैकडेव फर्म का दावा है कि कीव पर कब्जे का मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि उस खनिज पर कब्जा करना है जो विमान के पुर्जों से लेकर स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये खनिज जिस जगह पर है वहां से फिलहाल रशियन फोर्स पीछे हट चुकी है, लेकिन इस खनिज भंडार का एक बड़ा भाग रूस के कब्जे में आ चुका है। वहीं कीव की तरफ बढ़ते कदम रूसी आर्मी ने पीछे नहीं खींचे, इसलिए डर है कि यूक्रेन जल्द ही अपने कुदरती भंडार को खो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूक्रेन इस जंग में अपनी जमीन को खो देता है तो कीव के लिए हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अपने भंडार को खोकर यूक्रेन की हालत एक छोटे बाल्टिक देश की तरह हो जाएगी, जहां अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योग को बचाए रखना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। और रूस इसी मकसद के साथ, इसी प्लान के साथ इस जंग में आया है। दावे के तहत जुलाई के अंत में डोनबास क्षेत्र की खदानों में 1200 फीट अंडरग्राउंड खदान में मजदूरों को भेजा गया था, जिन्होंने कोयला निकाला और उस कोयले को पावर प्लांट्स तक पहुंचाया गया, जिससे युद्ध की वजह से बढ़े तनाव के बीच भी पावर ग्रिड्स को मदद मिली, और ये मदद रूस पर भारी पड़ी। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। यूक्रेन दुनिया में ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। यूक्रेन ने जंग के बीच भी कच्चा माल सप्लाई किया। इस निर्यात से यूक्रेन को एक बड़ी रकम हासिल हुई। जंग के बीच भी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बनी रही। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि 117 खनिज और धातुओं में से 120 यूक्रेन में प्रचुर मात्रा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल का भी यूक्रेन ने निर्यात किया। वहीं सैकडेव के विश्लेषण में यह भी दावा मिलता है कि अब भी यूक्रेन की सरकार के नियंत्रण में 12.4 ट्रिलियन डॉलर की संपदा दर्ज की गई है, जबकि रूस ने बारूदी विनाश से यूक्रेन को दहलाकर एक बड़े हिस्से और यूक्रेन के संसाधनों पर कब्जा भी कर रखा है। विश्लेषण में बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन के 63% कोयला भंडार पर कब्जा जमा लिया है।
वहीं 11% ऑयल भंडार, 20% नेचुरल गैस भंडार, 42% धातु और 33% लिथियम भंडार भी रूस के पास आ चुका है। हालांकि ये कोशिश रूस ने 2014 में भी की थी। उस वक्त क्रीमिया का रूस में विलय तो हो गया, लेकिन बाकी हिस्सा रूस की जद से बाहर रहा। इसलिए जैसे ही यूक्रेन ने नाटो और यूरोपियन यूनियन से करीबी बढ़ाने की कोशिश की, रूस ने इसे मौका मानकर यूक्रेन पर हाहाकारी अटैक किया और इस पर गंभीरता का लबादा डालने के लिए न्यूक्लियर अटैक से परहेज न करने की धमकी भी जारी की। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के साथ ही क्रेमलिन ने लगातार अपनी जमीन का विस्तार किया है और साथ ही उद्योग में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के मजबूत बिंदुओं प्राकृतिक गैस साइट, प्रोपेन साइट और ऑयल फील्ड को भी जोड़ा गया है। अब भी यूक्रेन में रशियन हथियार हाहाकार मचा रहे हैं। रशियन फोर्स लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि यूक्रेनी फोर्स अमेरिका, नाटो और यूरोपियन देशों से मिले हथियारों के बल पर रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि असली नुकसान अब भी यूक्रेन को ही उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन टूट रहा है, उसके प्राकृतिक संसाधन छिनते जा रहे हैं, लेकिन युद्ध के प्रभाव में यूक्रेन में मची लूट महसूस नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि कैनेडियन फर्म ने इस पर विस्तार से विश्लेषण करके सच सामने लाने की कोशिश की है। लेकिन इस सच से कौन इत्तेफाक रखता है, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।